दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीएससी के बारे में। बीएससी अगर पूसेट आप देना चाहते हैं, पूसेट मतलब PUCET। पूसेट हर साल एक एग्ज़ाम होता है। पूसेट का फुल फॉर्म है पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस टेस्ट से आप हमारे पटना यूनिवर्सिटी के वेरियस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। हर साल पूसेट एक बार कराया जाता है और इस साल भी ये होगा। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, या फिर कह सकते हैं मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि अप्रैल में पूसेट का फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। और ये जो आपकी वेबसाइट है इसका नाम है www.puonline.co.in। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो इधर से आप जाकर चेक करते रहें। जैसे ही होगा मैं आपको co.in, तो जैसे ही होगा मैं आपको ये बता दूंगा कि फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप फॉर्म जाके भरें। फॉर्म की जो फ़ीस होती है ये बीएससी वालों के लिए तो 650 रुपये होती है, और बाकियों का भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कितनी कितनी होती है। और 650 रुपये एक कॉलेज का होता है, और जैसे कि आपने 2-3 प्रेफरेंस डाले हुए हैं, आपने अगर सिर्फ मान के चलते जैसे साइंस कॉलेज का डाला था तो आपके लगेंगे 650 रुपये। लेकिन आपने अगर उसमें बीएन कॉलेज भी ऐड कर दिया तो आपके 300 रुपये बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपके पैसे बढ़ते जाते हैं। और एक कॉलेज डाल दिया, जैसे मगध महिला कॉलेज डाल दिया, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके 300 रुपये और बढ़ जाएंगे। इस तरह से आपने अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा डाला है उसमें तो आपके 50 रुपये ऐड हो जाएंगे। और डिफेंस कोटा डाला है या टीचर स्टाफ कोटा डाला है तो उसमें भी आपके 50-50 रुपये ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो अब मैं आपको पेपर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये बेसिकली बीएससी वालों के लिए होगा। तो जैसे कि आप जानते होंगे, बीएससी का जो पेपर है ये होता है 100 नंबर का। और आपके 100 नंबर मतलब 100 नंबर होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन को अगर आप सही करते हैं तो आपको पूरा 1 नंबर मिलता है, और एक क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई रिपीट, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये आपके थे 100 नंबर। ये 100 नंबर 4 तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये कौन कौन से 4 तरीके हैं? 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आते हैं, 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आते हैं, या फिर जो बायो ग्रुप होता है उनका बायो का अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, या फिर बायो। और फिर 10 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके या एप्टीट्यूड के। अब देखिए दोस्तों, बीएससी में हर साल 2 तरीके से एडमिशन आप ले सकते हैं। आप बीएससी में फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखें कि आप कौन से ग्रुप से हैं। अगर आपने ट्वेल्थ में पीसीएम ली थी तो आप होंगे मैथ्स ग्रुप के। और अगर आपने ट्वेल्थ में पीसीबी ली थी तो आप होंगे बायो ग्रुप से। और अगर आपने पीसीएमबी ली थी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी, तो आप दोनों में से कुछ भी भर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फिजिक्स के वो कौन से चैप्टर हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। 11th का सिलेबस ये है आपका, 12th का सिलेबस ये है। ये तो थोड़े बहुत कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो दोनों में ही आपको पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये वाली चीज़ें थोड़ी बहुत 11-12 दोनों में ही आती हैं। तो इतने बड़े सिलेबस को पढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। सही में मैंने भी आईआईटी जेई सब के लिए प्रिपरेशन की थी, अब मैं जैम के लिए कर रहा हूँ और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो फिर आपको इन सब चीज़ों में बताना तो फिर बिल्कुल ही ईजी काम है मेरे लिए। तो ये देखिए दोस्तों, 11-12 का कोर्स सही में बहुत बड़ा होता है, और इसको पढ़ पाना कोई इजी बात नहीं है। और आपके पास अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही फॉर्म अपलोड होगा तो 1 महीने तक वो अपलोड रहता है। मान लेते हैं आपका अप्रैल में अपलोड हुआ तो वो आपके मई तक रहेगा, और फिर जून जुलाई में आपका पूसेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा, और अगस्त में आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, सितंबर तक आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आपका स्केड्यूल रहने वाला है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे तो प्लीज़ आप पेन कॉपी ले लें, वीडियो को पॉज करें और पहले पेन कॉपी उठाएं। यस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पेन कॉपी उठा लिया होगा। अगर आप सीरियस हैं तो आप ज़रूर ही उठा लेंगे, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई इजी काम नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स भी हैं जिन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया है। बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक साल ड्रॉप किया उसे बिल्कुल ड्रॉप मत जाने दें, उसमें आप कुछ नया काम सीखें। मैं स्किल्स वगैरह बाद में कवर करूँगा, हम फिलहाल हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो ये था हमारा 11th का और 12th का सिलेबस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ
कि 11th और 12th में से वो क्या पढ़ें कि सीधे मतलब श्योर शॉट लग जाए, वही पढ़ें और वही एग्ज़ाम में आ जाए। तो ऐसा तो बहुत पहले होता था जब हमारे आपके माताजी और पिताजी स्कूल जाते थे, तो पहले गेस्ट पेपर पढ़ते थे और गेस्ट पेपर से सेम टू सेम क्वेश्चन आंसर आ जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा ना होता है। तो कोई भी अगर कोई बुक या और कुछ बेच रहा है ये कह के कि बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा, तो बिल्कुल उसकी बातों में ना आए और प्लीज़ पढ़ाई पर फोकस करें। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स कवर करने जा रहा हूँ। फ़िज़िक्स आपके 30 नंबर की आती है। और बता दूं कि जो भी डाउट होता है, जिस तरह का भी डाउट होता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, हम आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। तो फिज़िक्स आती है हमारी 30 नंबर की। और इसमें कई बार क्या होता है कि 11th और 12th का जो रेशो है लगभग 50-50 रहता है। मान लेते हैं इसका 49 और इसका 51% ऐसे ही रहता है। क्योंकि 51 क्यों? ताकि बच्चे अभी अभी 12th से निकले हैं तो इन्हें 12th के बारे में ज़्यादा आता होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा रेशो रहता है 12th का हर बार। 11th में, पूरी 11th में तो सबसे ज़्यादा मैकेनिक्स पार्ट ही है। मैकेनिक्स में आपका आ जाता है आपका फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स, फिर लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, और फिर आपका ये सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें तो आपकी मैकेनिक्स में ही आ गई। उसके बाद थोड़ी बहुत वेव थ्योरी आ जाती है, और वेव थ्योरी में आपका आ जाता है वेव ऑप्टिक्स, ये 12th की मैं बात कर रहा हूँ। फिर 11th का साउंड वेव्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, और फिर थोड़े गैसियस में आ जाते हैं आपके थर्मोडाइनमिक्स, और दूसरे दूसरे चैप्टर आ जाते हैं। तो ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम में। तो आपको कवर अगर करना है तो आप जल्दी जल्दी में मैकेनिक्स कर सकते हैं। मैकेनिक्स बहुत बड़ा पोर्शन है, आप इसे जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। फिर आप ऑप्टिक्स कवर कर सकते हैं। इसके बाद आप थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स में पूरा आ जाता है थर्मोडाइनमिक्स प्लस हीट एंड टेम्परेचर। और थोड़ी बहुत अगर आप वेव थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आपके फिज़िक्स में 30 में से कम 20-22 नंबर आ ही जाएंगे। तो फिज़िक्स में आपके आ गए, मान के चलते हैं 20-22 का एवरेज, 21 नंबर आपके 30 में से आ गए। इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री हमारी बेसिकली दो हिस्सों में बटी रहती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने वाली होती है और इनऑर्गेनिक भी हमें रटने वाली होती है, एक तरह से कह सकते हैं। ऑर्गेनिक को हम याद करने पड़ती है और इनऑर्गेनिक को हमें रटनी पड़ती है। केमिस्ट्री की एक खास बात है, जैसे फिजिक्स में क्या होता है, हमें सॉल्व करना पड़ता है और लास्ट में थोड़ा बहुत भी पॉइंट इधर उधर हो गया तो आपका आंसर गलत हो जाता है। और केमिस्ट्री में क्या होता है, सब कुछ याद करने वाला होता है, तो आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सिर्फ ऐसे देख कर टिक मार सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ABCD। तो आपको पता है, क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर दिमाग में आ जाता है, आप डायरेक्ट ऐसे 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 टिक करते जाते हैं ऑप्शन को। तो केमिस्ट्री की यही खास बात है। तो अगर आप सारी केमिस्ट्री को याद कर लेते हैं, सारी को तो याद करना पॉसिबल नहीं है, मैं आपको थोड़े बहुत टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप उन्हें नोट डाउन कर लें और उनसे आप देखिए। हमारी जो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थी। इनऑर्गेनिक में भी दो तरह की होती है, फिजिकल और रेस्ट। रेस्ट का मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ के बाकी सब कुछ। जो 12th के पहले 5 चैप्टर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनिक तो पूरी ही इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेनिक के ही क्वेश्चन होते हैं जो इस पेपर में नहीं बनते। तो ऑर्गेनिक अगर आप चाहें तो ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक को याद कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको 12th के शुरू के 5 चैप्टर और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब एस ब्लॉक, P, D, F, ये जो पीरियोडिक टेबल वाले जितने भी चैप्टर थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से कंठस्थ, जिसे कहते हैं कंठस्थ, याद करना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है केमिस्ट्री को क्वालिफाई करने का। दूसरी चीज़, आपको थोड़े बहुत शॉर्टकट्स याद रखने होंगे। जैसे कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला था F=K Q1 Q2/ε0। के की वैल्यू 9 × 10⁹ यूनिट्स के साथ। कई बार क्या हो जाता है कि ऐसा यूनिट्स पूछ दिया जाता है, जैसे कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट एंड डायमेंशन, इसकी डायमेंशन बताओ। तो बहुतों को पता भी होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा, जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन L-2 ऐसे कुछ था, तो फिर अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे ही है, तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। यस, न्यूटन, L स्क्वायर
और m-2। तो ये होते हैं फॉर्मूला। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि ये सारी चीज़ें क्या होता है कि आपका टाइम बचाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि मैथ्स में क्या करें। मैथ्स बहुत सारे लोगों की कमज़ोरी होती है। मैथ्स में क्या होता है कि आपको या तो दो जगह प्रॉब्लम आती है। मैथ्स को अगर बेसिकली देखें तो ये 3-4 से ज़्यादा में नहीं बटी हैं। एक तो है आपका अलजेब्रा, दूसरा आ जाता है कैलकुलस, तीसरा आ जाता है प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स। तो अलजेब्रा में आपके सब कुछ आ जाते हैं, जैसे कि आपका आगे रिलेशन फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, और फिर आपके आ जाते हैं वेक्टर अलजेब्रा, 3D, और 11th के भी कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम, फिर आपके सेट्स, रिलेशंस, ट्रिग्नोमेट्री, और कौन कौन से आ जाते हैं दूसरे आगे वाले। तो वो सब आपको ध्यान से पढ़ना है, जैसे कोनिक सेक्शन हो गया। और फिर आता है आपका कैलकुलस। कैलकुलस इसमें बहुत बहुत मतलब कहते हैं कि कैलकुलस तो जान होती है सारे एग्जाम की। कैलकुलस में आपके आ जाता है डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसके बाद कैलकुलस, और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ, कैलकुलस बोल रहा हूँ, इसके बाद आ जाता है आपका इंटीग्रेशन, और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये चारों टॉपिक आपके अगर मजबूत हैं तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है पूरे मैथ्स में। केमिस्ट्री में भी मान के चलते हैं आपने 20-21 नंबर ले लिए, तो मान के चलते जैसे आपने 21 नंबर ही ले लिए उसमें, है ना, केमिस्ट्री में भी। अगर आपने ऑर्गेनिक को ऊपर ऊपर से पढ़ी है और बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने बिल्कुल अच्छी तरह से रट लिया है, तो आपको, और फिजिकल केमिस्ट्री आपने स्ट्रॉन्ग कर ली है अपनी 12th के 1 to 5 चैप्टर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, 21 नंबर आपके हाथ में है। इसके बाद मैथ्स में मैंने आपको बता दिया, अगर आपने कैलकुलस को पढ़ लिया है तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कैलकुलस पढ़ लीजिए, और 3D पढ़ लीजिए, 3 डायमेंशन वाला चैप्टर, वेक्टर अलजेब्रा प्लस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिए, आपके मैथ्स क्लियर है। और थोड़ा बहुत सेट्स एंड रिलेशंस और ट्रिग्नोमेट्री को टाइम मिल जाए तो इनको टाइम दे दीजिएगा। बाइनोमियल थ्योरम के 2 क्वेश्चन हर साल पक्का आते हैं, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान से देखें। इसके बाद इसमें भी आपके लगभग, अगर आपने इतना कर लिया तो 22 से 23 नंबर आपके पक्के हैं। हम मान के चलते हैं कि आपने 22 नंबर इसमें भी ले लिए। अब आपके आ जाते हैं जीके प्लस एप्टीट्यूड। जीके एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें क्या होता है, आपको करंट अफेयर थोड़ा बहुत अपने दिमाग में रखना पड़ता है। करंट अफेयर की आप प्रॉब्लम ना रखें, क्योंकि करंट अफेयर ऐसी चीज़ है जो समुद्र में से कुछ भी पूछ देता है, और अगर आपने पहले ही इतने अच्छे नंबर सिक्योर करके रखे हुए हैं तो आपको फिर इसमें अगर कुछ भी नहीं आ रहा, 10 में से एक भी नहीं आ रहा, तो भी आप बहुत अच्छे नंबर पे हैं, आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा। तो आपने 21 फिज़िक्स में, 21 केमिस्ट्री में, और 22 मैथ्स में नंबर लाया था। आपके टोटल हो गए 64 मार्क्स। 64 मार्क्स में आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। इस साल का रिकॉर्ड देखिए, इस साल इतने सारे बच्चे थे फिर भी 64 पे एडमिशन हो जाता है। तो अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करेंगे, आने वाली वीडियोस में मैं आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। बहुत सारे मैं टॉपिक्स उठाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इस तरह से मैं आपकी हेल्प करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ जेंटलमैन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।